जय शिव गोरक्ष। प्रिय भक्तजनों, आप सब सुन रहे हैं जारवीर गोगा जी की कथा। श्रोताओं, आपने पिछले भाग में सुना कि बागड़ देश के बंटवारे की बातें सुनते ही गोगा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, गोगा जी बोले, जब तक मेरा जीवन है तब तक कोई भी इस बागड़ भूमि को बांटने की कोशिश न करे। जिसने भी बागड़ भूमि को बांटने की कोशिश की मैं उसे मृत्युदंड दे दूंगा। और अपने बाबा महाराज उमराव सिंह से अपने राज के राजा को बनाने की कृपा प्रार्थना की। अब राजा उमराव सिंह ने अपने राज के अपने सभी गांव, शहर और कस्बों से सभी जिम्मेदार लोगों को बुलवाया गया और सभी से जनमत कराया गया कि आप इन तीनों में से किसे राजा देखना चाहते हैं। तो सभी लोगों ने जारवीर गोगा जी को ही एक मत से अपना राजा स्वीकार किया। अब सम्राट की पगड़ी गोगा जी के सिर पर रखी जाने लगी। गोगा जी बोले, मैं अपने देश के सभी देशवासियों से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप राजा तो अर्जन या सर्जन में से किसी को बना दें। मैं तो आप सबका सेवक बनकर आप सबकी सेवा करूँगा। परंतु गोगा जी को सम्राट बना दिया गया। फिर भी गोगा जी ने अपने भाइयों को राजा की गद्दी पर बैठने को कहा, परंतु दोनों नाराज होकर वहाँ से चले गए और दोनों ने विचार किया कि किसी राजा की मदद से हमें बागड़ का राजा बनना पड़ेगा। दोनों विचार करने के बाद अपने घोड़ों पर बैठकर दिल्ली आ गए, क्योंकि जब से गोगा जी पैदा हुए थे तब से बागड़ को दिल्ली टैक्स नहीं आता था, बल्कि गढ़गजनी और बगदाद जैसे दूर दराज से बागड़ भूमि पर वहाँ से सालाना टैक्स आता था। जब दिल्ली बादशाह से दोनों भाई मिले तो दिल्ली पति को लगा कि राजपूतों में फूट डालकर बागड़ कर कब्जा किया जा सकता है। बादशाह ने दोनों भाइयों को समझाया, उनके मन की बात समझी और अपने गुप्तचरों को बागड़ की गतिविधि को समझने के लिए बागड़ देश भेज दिया गया। गुप्तचर जब दिल्ली वापस आए तो बोले कि बागड़ का राज तो जीत पाना बहुत ही आसान है, क्योंकि वहाँ राज काज उसके मंत्री चला रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी सेना के सामने बागड़ की मुट्ठी भर सेना कुछ नहीं कर सकती। हमारी सेना जल्दी बागड़ वालों पर विजय प्राप्त कर देगी। फिर भी बादशाह ने उन दोनों भाइयों को समझाने के तौर से कहा कि बेटे, अब तुम जाओ, ये तुम्हारे घर का झगड़ा है, अपने घर में बैठकर निपटा लेना। परंतु अर्जन सर्जन के जिद करने पर दिल्ली वाला अपनी चतुरंगी सेना लेकर बागड़ भूमि पर चढ़ाई करने चल पड़ा। बागड़ में आते ही उसने अपना एक दूत दरबार में भेजा। उस समय गोगा जी गुरु ध्यान में बैठे थे। वहाँ नारसिंह ने दूत से पूछा, क्या बात है, कहाँ से आए हो, क्या करना है? तो दूत ने बादशाह का लिखा पत्र दिया और बोला कि मैं दिल्ली के राजा बादशाह का दूत हूँ। अब आप बादशाह की बात सुने। आप इस बागड़ भूमि के 3 हिस्से करके 2 हिस्से इस राज के हकदार अर्जन सर्जन को दे दें और आज से बागड़ पर टैक्स लगाया गया है, उसे भरने दिल्ली आ जाना। इतना सुनते ही
नार सिंह और भजन सिंह खड़े हो गए और बोले, दूत, अगर तू दूत बन करने आता तो इतना कहने पर तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाती। उन दोनों देशद्रोहियों को तो दंड अवश्य मिलेगा। जाकर कह दे अपने बादशाह से कि बागड़ी डरते नहीं, डरपोक तो तुम जैसों के पास भाग जाते हैं और अपनी सेना लेकर युद्ध भूमि में आ जाए। दूत ने जाकर जब दरबार का हाल बताया तो अर्जन सर्जन घबरा कर बोले, क्या किसी के सिर पर नाग भी था? दूत बोला, नहीं, क्या बात? अर्जन बोला, गोगा के सिर पर नाग रहता है। और उसके पश्चात सेना ने बागड़ भूमि पर चढ़ाई कर दी। जब गोगा जी को पता लगा कि दिल्लीपति अर्जन सर्जन के कहने पर बागड़ में आ घुसे हैं, तो तब गोगा जी अपनी माता जी के पास जाकर बोले, माता जी, आज तक अर्जन और सर्जन की हर गलती मैंने माफ़ की है, परंतु उन दोनों ने देशद्रोह करके बहुत भारी गलती कर दी है। ये गलती क्षमा के लायक नहीं है। आज उन्हें दंड जरूर मिलेगा। माता बाछल बोली, बेटे, उन दोनों को अपने साथ लेकर आना। जी अच्छा कहकर अब गोगा जी अपनी थोड़ी सी सेना लेकर युद्ध भूमि में जाते हुए जय शिव गोरक्ष और बागड़ मातृभूमि की जय कहकर युद्ध भूमि में जा उतरे। अब नार सिंह, भजन सिंह, रतन सिंह भी युद्ध भूमि में जा डटे। अब दोनों ओर से संग्राम शुरू हो गया। तो गोगा जी जय शिव गोरक्ष बोलकर अपनी चाबुक उठाते और शत्रु से सेना पर टूट पड़ते। देखते ही देखते दिल्ली की सेना ढेर होती चली गई। अब बादशाह घबराया। उसने अर्जन सर्जन को सामना करने को कहा तो दोनों घबरा कर भागने लगे, परंतु बादशाह ने उन दोनों को जबरदस्ती गोगा के सामने कर दिया। तो दोनों को देखते ही गोगा जी आग बबूला हो गए और अपने भाले से दोनों की गर्दन उतार ली तथा रतन सिंह से कहा कि दोनों को इन्हीं के घोड़ों पर लादकर शहर में चलना है। दोनों को मरवा देखते ही दिल्लीपति सोचने लगा, दोनों मारे गए, अब तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। तथा दिल्लीपति ने हाथ ऊपर उठा लिए और दिल्ली की सेना आधे से अधिक मारी जा चुकी थी। बादशाह ने हार मान ली और जब भागने लगा तब गोगा जी ने घेर लिया और बोले, जब तक बागड़ में गोगा जिंदा है इधर को देखना भी मत। अब नारसिंह से कहा कि बादशाह को गुरु गोरखनाथ जी की शरण में लेकर जाओ। जो गुरुदेव दंड देना चाहेंगे वह बादशाह को मानना पड़ेगा। नार सिंह बादशाह को लेकर गुरु गद्दी पर पहुँचे। उधर गोगा जी शत्रु से जीत कर जब वापस आए तो पूरे शहर में खुशी मनाई जा रही थी। जब माता बाछल और देवी सीरियल आरता करने आई और बोली, मेरे अर्जन सर्जन कहाँ हैं, तो गोगा जी ने उनके घोड़े आगे लाने को कहा। उन दोनों को मरा हुआ देखते ही बाछल बेहोश हो गई तथा उन दोनों की रानियाँ पछाड़ खाकर गिर पड़ी। जब माता बाछल को होश आया तो बोली, जा रे भाइयों के हत्यारे, मैं तुझे देश निकाला देती हूँ, चला जा मेरे सामने से। अब गोगा जी ने नीला घोड़ा वापस घुमाया, परंतु देवी सीरियल सामने आ खड़ी हुई। तो गोगा जी बोले कि मुझे माता की आज्ञा मानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे बता रखा है कि माता की आज्ञा का पालन करना गोगा के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए तुम पीछे हटो। और अब गोगा जी गुरु की शरण में चले गए। उधर अर्जन सर्जन की रानियाँ
अपने पति के साथ सती हो गई। इधर सीरियल दिन रात रोने लगी। रोते रोते सीरियल का बुरा हाल हो गया। बाछल भी बेटे को देश निकाला देकर दुखी थी। अब माता बाछल को गुरु की दी हुई शिक्षा याद आ गई, परंतु क्रोध पर अंकुश नहीं लगा पाई। इधर सीरियल दिन रात गोगा जी के लिए रोती रहती और गुरु गोरक्ष से रोज अपने पति के दर्शन की प्रार्थना करती। महीनों बीत जाने के बाद एक दिन गुरु गोरक्षनाथ जी ने गोगा जी से कहा कि गोगा, क्या तुम्हें अपनी पत्नी याद आती है? गोगा जी बोले, गुरुदेव, माता ने देश निकाला दे दिया है, इसलिए किसी को भी याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ अब आपके शरण में रहना है और आपकी ही याद करनी है। जय श्री गोरक्ष। प्रिय भक्तजनों, आगे की शेष कथा अगले भाग में सुने।